मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी जुड़ रहे हैं, दिलबाग सिंह जी जुड़ रहे हैं। दिलबाग सिंह जी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और मैं दिलबाग जी के पास आना चाहता हूं। दिलबाग सिंह जी मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क के मंच पर आप जुड़ रहे हैं और यहां पे सबसे पहले देश की बात हो रही है। लाल चौक पे हर तरफ तिरंगा है। आर्टिकल 370 हटने के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप दिलबाग जी इसको? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इसमें बहुत फर्क आया है। लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स अगर आप देखेंगे, इसमें जो कमी आई है, कोई 600% कमी इसमें आई है। कहाँ पिछले 3 साल अगर आप देखेंगे एब्रोगेशन के पहले के और उसके बाद के दोनों कंपेयर करेंगे तो 600% गिरावट है इसके अंदर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। जहाँ लोगों को अलग अलग तरीके से बहला के, फुसला के, लालच दे के, ब्लैकमेल करके हैंडलर और पाकिस्तान की एजेंसीज और बाकी लोग इस्तेमाल करते थे, कहीं स्टोन पेल्टिंग के लिए, कहीं एनकाउंटर साइट जहां पर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलता था वहां पर स्टोन पेल्टिंग और फोर्सेस के साथ टकराव की सिचुएशन बनाते थे, कहीं एजिटेशनल टेरर की फॉर्म होती थी कि किसी एक मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा उसके ऊपर बवाल खड़ा कर देते थे कि उस महीनों भर चलता रहता था। 16 का बुरहानवानी ले लीजिए, कम से कम 7 महीने 8 महीने पर जिंदगी धर्म भरम होकर रह गई थी। उसके बाद के वाक़े ले लीजिए, उसके पहले के वाक़े ले लीजिए, कोई एक मुद्दा, कोई एक इशू, शोपियां का केस जो कि बाद में अलग ही नौबियत उसकी निकली, उसको लेकर के इतना बड़ा बवाल पैदा किया। तो जहां इस तरह के जो माहौल बना था जिसमें लोगों को किसी न किस तरीके से अपनी नॉर्मल जिंदगी से दूर रख के अमन और कानून की जो सूरत हाल है उसके साथ टकराव की स्थिति में रख करके किसी न किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उनको खराब ही रखा जाए, उसमें टोटल बदलाव आया है। आज लोग इस हद तक कोऑपरेट करते हैं, ताउन देते हैं कि कहीं कोई बंद काल दिखने को नहीं मिलती है, कहीं आपको कहीं इस तरह का माहौल नहीं कि गली कूचे में जहाँ फ्राइडे की नमाज के बाद जी रूटीन बन गई थी कि बाहर निकलेंगे और नौजवान बच्चे इधर उधर पत्थर मारेंगे, ये करेंगे, आज वो चीज नहीं है जी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन है, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने का तरीका, उसमें दुनिया भर का बदलाव आया है। दिलबाग जी, एक किलिंग लॉ एंड ऑर्डर के दौरान पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में नहीं हुई है। दिलबाग जी, आपने इस बात करी आतंकी घटनाओं की और आतंकी हमलों की। सीमा पार घुसपैठ पहले एक आम बात हुआ करती थी, क्या इसके अंदर भी आप देखते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कमी आई है? क्योंकि डेटा ये कहता है कि 30% से कम कमी हुई है। बहुत बड़ी तादाद में, खासतौर पे पाकिस्तान के ओरिजिन के, पाकिस्तान के रहने वाले, वहां के जो दहशतगर्द थे उनको सरहद पार से भेजा जाता था। खासतौर पे लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के जो टॉप कमांडर या उनके जो मेन कार्डर्स हैं वो फॉरेनर होते थे, पाकिस्तानी होते थे। उसमें बहुत कमी आई है क्योंकि हमारी जो बॉर्डर की ग्रिड है पहले के मुकाबले में काफ़ी मजबूत की गई है और जो सपोर्ट सिस्टम है बॉर्डर की ग्रिड को और आगे एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स देने का, उसको भी मजबूत किया गया है। इसके साथ जब से ये सिलसिला सख्ती का हुआ है कि इन्फिल्ट्रेशन फिजिकल तौर पे कम हो पाती है, मुश्किल हुई है, नंबर कम हुए हैं, मगर एक जोर जरूर अभी इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इस बात पे दे रहे हैं, कहीं ड्रोन का इस्तेमाल, कहीं टनल का इस्तेमाल। टनल पहले भी होती थी मगर ड्रोन एक नया फैक्टर है और वो ड्रोन न सिर्फ हथियार लाने के लिए बल्कि रेडीमेड आईडीज लाने के लिए, ग्रेनेड लाने के लिए, नारकोटिक्स लाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। खासतौर पे आईबी का सेक्टर जो जम्मू कठुआ सांबा का है काफ़ी बुरी तरह मुतासर है। मगर अच्छी बात यह है कि बहुत सारी ड्रोन के जरिए से आने वाली जो खेप है, चाहे वो हथियार हो, नारकोटिक्स हो, वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी एजेंसीज मिलकर के पकड़ने में कामयाब हुई है। आप कह रहे हैं, आपने ड्रोन का जिक्र किया, तो इस ड्रोन जो पाकिस्तान से ड्रोन्स को भेजा जाने की कोशिश की जा रही है टेरर अटैक्स के लिए, स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए, इसको देखकर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या है जम्मू कश्मीर पुलिस की? स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या है जिसके तहत आपको लगता है कि इसको काउंटर किया जा सकता है? देखिए, एक नई साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की तरफ से जो अभी चली, पुराना जो तरीका मिलिटेंसी
तंजीमों के थ्रू चलती थी उसको मॉड्यूल्स के थ्रू चलाने का सिलसिला शुरू किया गया। और ऐसे मॉड्यूल्स बनते हैं जिनका पास्ट रिकॉर्ड मिल्टन सी के खाते में नहीं होता है, और मॉड्यूल तैयार करते ही उनको दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए उकसाया जाता है, और दहशतगर्दी की कार्रवाई करने के बाद दहशतगर्दी का जो जाल है उसके अंदर फंसा लिया जाता है, ताकि उसके बाद बच्चा घर वालों की अपील पे या पुलिस की मदद से वापस न लौट सके। हालांकि ये अलग बात है कि वो मॉड्यूल ज्यादा देर तक बच नहीं पाता है, इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद ही वो मॉड्यूल एक्सपोज हो जाता है। पुलिस बड़ी सतर्कता से काम कर रही है और कुछ ही दिन लगते हैं कि वो मॉड्यूल सारे का सारा जो है वो एक्सपोज होता है, और मॉड्यूल एक्सपोज होने के बाद उसको दिस्तोनबूद करने की, उसको खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई कर दी जाती है। मगर ये एक नई साजिश बिल्कुल छोटे बच्चों को जिनकी पास्ट हिस्ट्री नहीं है उनको सोशल मीडिया पे एंगेज करके उनको इस तरह की कार्रवाइयों के लिए पहले रेडिकलाइज करते हैं, फिर धीरे धीरे वेपन हथियार उठाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनको उस खित्ते में ले जाते हैं, और जिस वक्त हथियार या ग्रेनेड उनको देते हैं उसके बाद हथियार और ग्रेनेड को इस्तेमाल करने के लिए टारगेट सेलेक्ट करके देते हैं और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें बच्चा फंसता है और उसके बाद कार्रवाई करते ही एक आम आदमी से दहशतगर्द की लाइन में शामिल हो जाता है। सो ऐसे मॉड्यूल जो नए चलाए जा रहे हैं उसके ऊपर पुलिस बड़ी सख्ती से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि इस साल में रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है इस तरह के मॉड्यूल्स को एक्सपोज करने के लिए, पकड़ने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, और उनके पास जो हथियार पहुंचाए जाने थे उनको पहुंचने से पहले पकड़ने की कार्रवाई भी जो पुलिस ने बड़ी हद तक करी है। दिलबाग जी, आपने टारगेटेड किलिंग की बात की, तो ये टारगेटेड किलिंग को रोकने के लिए क्या आप जो तमाम बाकी एंटी टेरर ऑपरेशंस करते हैं उससे विरुद्ध सोचते हैं, उसके विपरीत सोचते हैं? क्योंकि टारगेटेड किलिंग को रोकना काफी चैलेंजिंग है, जैसा आपने जिक्र किया, क्योंकि इसमें युवाओं को चुना जाता है आतंकी संगठनों द्वारा। टारगेटेड किलिंग का अगर आप सिलसिला देखें तो इसके बारे में कोई शक नहीं है कि कुछ एक टारगेटेड किलिंग हुई, और जो टारगेटेड किलिंग हुई उसमें सिविलियन भी है, उसमें सिक्योरिटी फोर्स भी है, पुलिस के लोग भी हैं, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी उस फिगर में। उसका प्रचार बहुत हुआ, मगर ऐसा नहीं कि फिगर में ओवरऑल को एब्सोल्यूट फिगर में को बहुत बड़ी कोई इंसिडेंट को बहुत ज्यादा नहीं है। बट ठीक है, एक भी जान जाती है तो हमारे लिए वो कॉज है कंसर्न का, मगर बहुत बड़ी तादाद में ऐसा कुछ हुआ है ऐसा नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज हुई भी है तो पब्लिक ने भी डट करके उसका विरोध किया है, और अभी तक जितने भी लोग टारगेटेड किलिंग में शामिल थे उनका भी सफाया किया जा चुका है। दिलबाग जी, कुछ समय पहले हमने देखा था कि टारगेटेड किलिंग के साथ में मुझे याद है कि कश्मीरी पंडितों को भी चुन के मारा गया था। सो क्या सरकार कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए जो प्रयास कर रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और कश्मीरी पंडितों की देखिए, बात ये रहती है कि जब भी कोई पाकिस्तान में बैठी एजेंसीज के हैंडलर्स टारगेट को सिलेक्ट करते हैं तो उनका ये मकसद रहता है कि आप अथॉरिटीज को एम्बेरस करें, आप एक डर का खौफ का माहौल आम लोगों के बीच में पैदा करें, और उसके चलते आप अलग अलग तरह के टारगेट चुनते हैं, चाहे वो बाहर से आकर के मजदूर जहां पर काम करता है, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई जहां पर आकर के नौकरी कर रहा है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ काम कर रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स का लोकल लड़का हो जो हमारा बहुत अच्छा लोगों के हक में यहाँ पर अमन और शांति को बहाल करने के लिए काम कर रहा हो, या कभी कभी सिक्योरिटी फोर्सेस हो जिनको टारगेट किया जाता है। हर एक चीज का कोई ना कोई एक मकसद होता है, और सबसे बड़ा नैरेटिव जो लेके चल रहे हैं जी कि बाहर से आकर के नौकरी लोग ले रहे हैं, बाहर से आकर के लोग जहां पर बसने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी ये चेंज हो रही वो चेंज हो रही है, जो कि अपने आप में एक कोरा झूठ है, और एक बहुत ही मैं कहूंगा कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत लोगों को उकसाया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि उनसे पता नहीं क्या छिन गया, क्या ले लिया, क्या नहीं है। कश्मीरी पंडित जहां का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसने जहां से क्या लेना हो, तो खुद जहां का मालिक है, खुद जहां का रहने वाला है, उसके जहां आने से कौन सी डेमोग्राफी चेंज होती है। नॉन लोकल मजदूर आके जहां पर मजदूरी करता है, बाग बगीचे में काम करता है, ईंट के भट्टे पे काम करता है, उसके जहां आके बेचारे के रहने से कौन सी डेमोग्राफी चेंज होती है।
तो ये एक ऐसा बकवासनामा है जो बिल्कुल मोटिवेटेड है, जो दुनिया को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए है। आप कह रहे हैं गुमराह करने के लिए है। दिलबाग सिंह जी, मैं आपसे ये भी इस साथ में जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि ये पूरी तरीके से गुमराह करने, मुझे याद आता है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये नौजवानों की जिंदगियों को बदलने वाला एक काम है जी। मतलब वो नौजवान जो सुबह निकलता है घर से और इस ताक में है कि कोई पढ़े, कोई काम करे, माँ बाप को भी यही उम्मीदें हैं उनसे, उनको ऐसे जाल में फंसाते थे कि भाई आज के ये करना है, कल के ये करना है, जहां बंद काल का कैलेंडर रहेगा, जहां पर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर मारेंगे, जहां पर एनकाउंटर हो गया तो झूठी बना करके ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी जाती थी कि जल्दी से अपने मुजाहिद भाइयों को छुड़वाओ। आज नौजवान इस बात को समझ गया है कि जो गलत रास्ते पे है वो गलत रास्ते पे चलने वाला है। गलत रास्ते पे चलते हुए उसका नुकसान भी हो सकता है, मगर गलत रास्ते पे चलने वाले का साथ देके अपनी जिंदगी को खराब करना या किसी के बहकावे में आकर के अपनी जिंदगी को खराब करना अक्लमंदी की बात नहीं है। तो मैं नौजवान को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं, शाबाशी देता हूं कि नौजवान अब ये बात समझने लगा है कि अपनी जिंदगियों को बर्बाद करना दूसरे के उकसाने पर किसी और का मकसद पूरा करने के लिए अक्लमंदी की बात नहीं है। बिल्कुल, तभी 30% कम पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स हुए। मेरा आखिरी सवाल, चुनाव आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस क्या पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि हर राजनीतिक दल कह रहा है कि अब चुनाव होने चाहिए, डिलिमिटेशन भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और चुनावों की तारीख भी अनाउंस की जा सकती है। दिलबाग जी, दिलबाग जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अभी ये वाजिब टाइम है कमेंट करने का, क्योंकि ये फैसले बाकी अथॉरिटीज को पर्टेन करते हैं। मगर जहां तक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जरूरतें होती हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा अपना रोल निभाती है और जब भी चुनाव होंगे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस अपना रोल अदा करेगी। और लोग भी जाहिर है कि समझते हैं हालात को, मिजाज को, वक्त को, तो लोग भी उसके हिसाब से अपनी अपनी हिस्सेदारी करेंगे।